नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी मित्र पर। दोस्तों, आज हम थोड़ा सा टॉपिक हटके यानी कि इंडिया जीके की शुरुआत करेंगे और इंडिया जीके के एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक भारत की नदियों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये मेरा इंडिया जीके के ऊपर शायद पहला वीडियो ही है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगता है लास्ट तक जरूर देखना। काफी मेहनत की है दोस्तों मैंने इस वीडियो के अंदर। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और लाइक जरूर कर देना। ठीक है, वीडियो को बस इतना सा काम करना है आपको। तो चलिए इस वीडियो के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे ये जरा सा हम एक स्लाइड के अंदर देख लेते हैं। इसमें दोस्तों हम भारत के अफवाह तंत्र को जानेंगे। ठीक है, अफवाह तंत्र क्या होता है, किन प्रकारों में बांटा गया भारत के अफवाह तंत्र को, और उन अफवाह तंत्र के प्रकारों में क्या अंतर है, दोनों में डिफरेंस क्या है। उसके बाद भौगोलिक शब्दावली जो कि नदियों का टॉपिक है, तो दो शब्द एस्चुरी और डेल्टा बहुत महत्वपूर्ण बनते हैं इस टॉपिक के। इनमें क्या डिफरेंस होता है वो हम जानेंगे इस वीडियो में। और लास्ट में इसके बाद हम सिंधु नदी तंत्र इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे और उससे संबंधित उसकी सहायक नदियां और जो महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं, ठीक है, वो हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। इसके बाद दोस्तों ये नदियों के टॉपिक का पहला वीडियो है। अगले वीडियोज में हम गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम ये वाली चीजें पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं भारत के अफवाह तंत्र से, है ना। तो अफवाह तंत्र क्या होता है पहले तो हम ये जान लेते हैं। अफवाह तंत्र क्या होता है दोस्तों, नदी के उद्गम से लेकर जहां से नदी निकली और उसके अंत तक, ठीक है, मुहाने तक, जहां पर ये सागर में जाकर मिल रही है। तो इससे पहले इसकी कई सहायक नदियां इसमें आकर मिलती हैं, जलधाराएं बहुत सारी। तो ये जो जलधाराएं मिलती हैं, तो इन जलधाराओं का जो प्रवाह है, जो बह रही है, उसे तो कहते हैं हम अफवाह। पर इनके द्वारा जो ये जाल बन रहा है अलग अलग नदियों का, ठीक है, उसे जो ये जाल है इसको कहते हैं अफवाह तंत्र। ठीक है, नदियों के जाल को, मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित जलधाराओं का जो जाल है उसे अफवाह तंत्र कहा जाता है। ठीक है, सिंपल सा, बिल्कुल आसान। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अफवाह तंत्र क्या होता है। अब बात करते हैं कि भारत के अफवाह तंत्र को हम किस तरीके से बांट सकते हैं। तो भारत के अफवाह तंत्र को दोस्तों दो भागों में बांट सकते हैं, एक हिमालय से आने वाली नदियां और एक दक्षिणी भारत में प्रायद्वीपीय यानी दक्षिणी भारत की नदियां। हिमालय अफवाह तंत्र और प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र। हिमालय से आने वाली नदियां और जो दक्षिण के पठार से निकलने वाली नदियां हैं उसे हम प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र के अंदर जैसे नर्मदा, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, जो भी दक्षिणी भारत की नदियां हैं, नर्मदा, ताप्ती, वो हम पढ़ेंगे। और हिमालय अफवाह तंत्र को दोस्तों तीन भागों में बांटते हैं। ठीक है, पहले हम दोस्तों थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में देखा था कि भाई अफवाह तंत्र जो है भारत का, हिमालय अफवाह तंत्र और प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र, दो भागों में बांट दिया। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो चलिए इस डिफरेंस को हम जानते हैं। थोड़ा सा समझ लीजिए आप, वरना आप अगर नहीं समझना चाहते तो वीडियो को थोड़ा सा आगे बढ़ा लेना। तो हिमालय अफवाह तंत्र क्या है कि हिमालय आप जैसा कि जानते हैं बर्फीला क्षेत्र है। यहाँ पर इस मैप के अंदर देखिए, यहाँ पर पूरा पर्वत श्रेणी है, ठीक है, और यहाँ पर काफी बर्फ से ढका हुआ क्षेत्र है, यानी ग्लेशियर्स हैं। तो ग्लेशियर से पानी रिसता रहता है और यहाँ से जो भी नदियां निकलती है, ठीक है, उनमें साल भर पानी बहता रहता है, यानी सदा नीरा नदियां हैं। जबकि प्रायद्वीपीय नदियों के साथ ऐसी स्थिति नहीं है ना, ऐसी स्थिति नहीं है। प्रायद्वीपीय भारत के अंदर जो नदियां बहती हैं, यानी दक्षिणी भारत के अंदर, ये मानसून पर निर्भर करती हैं। ठीक है, इनका जो प्रवाह है, जो वेग है, अगर साल भर भी कोई नदी बह रही है तो उनमें इतना पानी नहीं होता है कि बहुत तेजी से, मतलब ज्यादा पानी नहीं होता है। तो जब अपना पूर्ण रूप इनको प्राप्त करने के लिए मानसून पर निर्भर रहना पड़ता है। दूसरी बात यह है कि प्रायद्वीपीय जो अफवाह तंत्र है वो हिमालय अफवाह तंत्र के मुकाबले काफी पुराना है, ये जरूर ध्यान रखना आप। ठीक है, यानी हिमालय की जो नदियां हैं वे नवीन है और प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र की जो नदियां हैं वे काफी प्राचीन है। तो ये डिफरेंस हो जाता है मेजर एक। तो दूसरा, हिमालय की जो नदियां हैं वे काफी ऊंचाई से, ऊंची ऊंची पर्वत श्रेणियों से आती हैं। ठीक है, हिमालय से तो काफी तेज गति से आने के कारण क्या, बड़े बड़े गहरे खड्डों का निर्माण कर देती है, जिसे गॉर्ज कहा जाता है। ठीक है, जबकि ये प्रायद्वीपीय जो नदियां हैं वो कम गहरे गड्ढों का या घाटियों का निर्माण कर पाती हैं, अगर हम कंपेयर करें हिमालय अफवाह तंत्र की नदियों से। तो दूसरी बात है, हिमालय की जो नदियां हैं वे डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है, सुंदरवन का डेल्टा आपने नाम सुना होगा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ठीक है, डेल्टा क्या होता है ये भी हम जानेंगे आगे। जबकि प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र की जो नदियां हैं वे या तो एस्चुरी का निर्माण करती है या फिर डेल्टा बनाती है, तो काफी छोटा डेल्टा बनाती है। ठीक है, या तो छोटा डेल्टा बनाएगी या एस्चुरी का निर्माण करेगी। ठीक है, अब प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र की नदियां। अब हम दोस्तों हिमालय अफवाह तंत्र को तीन भागों में बांट सकते हैं।
ये तो हो गई मेजर डिफरेंस जो मैंने आपको बताया हिमालय और प्रायद्वीपीय अपवाद तंत्र की नदियों के बारे में। हिमालय अपवाद तंत्र को हम 3 भागों में पढ़ेंगे। एक है सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ठीक है, 3 नदियां। इस वीडियो में हम सिंधु नदी तंत्र को पढ़ेंगे, नहीं तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। प्रायद्वीपीय अपवाद तंत्र के अंदर हम दक्षिण भारत की जो नदियां हैं कृष्णा, गोदावरी, नर्मदा, ताप्ती, कावेरी इत्यादि नदियों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए अभी हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि एस्चुरी और डेल्टा क्या होता है। अभी पिछली स्लाइड में हमने जिक्र किया था इसका, ये जो शब्द आए थे ये जरा हम समझ लेते हैं टॉपिक के अंदर, क्योंकि नदियों का टॉपिक है तो इन्हें जानना बहुत जरूरी हो जाता है। तो एस्चुरी और डेल्टा क्या है दोस्तों? नदियां जो हैं अपने साथ, जब भी नदियां बहती हैं तो अपने साथ कुछ ना कुछ बहाकर जो है अवसाद जरूर लेकर आएगी, है ना। मिट्टी, कंकड़ जो भी है अपने साथ बहाकर जरूर लेकर आएगी। कुछ नदियां ज्यादा बहाकर लाएगी, कुछ नदियां कम बहाकर लेकर आएगी। तो चलिए अब जानते हैं एस्चुरी और डेल्टा दोनों में डिफरेंस क्या है। तो समुद्र का खारा पानी जब नदियों के ताजा पानी से मिलता है, मतलब ऐसा क्षेत्र जहां समुद्र का खारा पानी नदियों के ताजा पानी के साथ मिल रहा है, तो वहां पर जो स्थिति उत्पन्न होती है उसे बोलते हैं एस्चुरी। ठीक है, क्या बोलते हैं? ज्वार नदमुख। और एस्चुरी दोस्तों वहां पर ज्यादा बनते हैं जहां पर ज्वार ज्यादा आता हो। ज्वार आपने सुना होगा, ज्वार भाटा नाम, मतलब समुद्र की लहरों का ऊंचा उठना ज्वार कहलाता है और वापस नीचे जाना जो है भाटा कहलाता है। तो एस्चुरी वहां पर बनती है, एस्चुरी की स्थिति वहां पर होती है, ज्वार नदमुख वहां बनता है जहां समुद्र की लहरें ज्यादा आती हो, ज्वार ज्यादा आता हो, है ना, वहां पर एस्चुरी का निर्माण होता है। और जहां पर कम होता है, जहां पर ज्वार कम आता है, वहां पर डेल्टा का निर्माण होता है। ठीक है, डेल्टा, इधर आते हैं डेल्टा की ओर। तो नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण से बनी जो त्रिभुजाकार आकृति है, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं, वह डेल्टा कहलाता है। ठीक है, तो क्या है कि अगर जब ज्वार नदमुख एस्चुरी की देखेंगे तो गुजरात की साइड जो नर्मदा और ताप्ती है वो एस्चुरी बनाने के लिए फेमस है। ठीक है, वह डेल्टा नहीं बनाती हैं, जबकि हम गंगा, ब्रह्मपुत्र ये जो नदियां ये डेल्टा बनाती हैं और काफी लंबी नदियां भी हैं। ठीक है, लंबी नदियों ने कारण ये बहुत सारा अवसाद लेकर आती हैं और जो है समुद्र में गिरने से पहले ये धीरे धीरे जो है मुहाने पर अवसाद जो लाए उसे जमा करती जाती है और उस जमा की गई अवसादों से जो है डेल्टा का निर्माण हो जाता है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। तो एस्चुरी कहाँ बनेगा? एक तो जहाँ ज्वार ज्यादा आएगा, और डेल्टा कहाँ बनेगा? जहाँ कम ज्वार आएगा। क्योंकि ज्वार ज्यादा आता है दोस्तों, लहरें क्या करती है, जो नदियों के द्वारा अवसाद भी लेकर आया गया है। ठीक है, यहाँ पर मान लो नदियां कोई अवसाद लेकर भी आई है साथ में जमा करने के लिए, तो जो लहरें वो अंदर तक आएगी और लहरें जब वापस जाएगी तो उस अवसाद को भी समुद्र के अंदर लेकर चली जाएगी। ठीक है, तो इस वजह से जो है डेल्टा का निर्माण नहीं हो पाता है। दूसरा कारण यह है कि नदियां, इधर की जो नदियां हैं नर्मदा और ताप्ती, ये ब्रह्मपुत्र और गंगा के मुकाबले छोटी है। ठीक है, तो इतना ज्यादा अवसाद भी नहीं लेकर आ पाती हैं। दूसरा, एस्चुरी जो उपजाऊ भूमि नहीं है, जबकि डेल्टा उपजाऊ भूमि का निर्माण करती है। नदियों का बहाव क्षेत्र छोटा होता है जो एस्चुरी या ज्वार नदमुख बनाती हैं, और जो डेल्टा वाली जो नदियां हैं जो डेल्टा बनाती है वो काफी लंबी होती हैं। मत्स्य पालन के लिए बहुत ही उपयुक्त क्षेत्र होता है, क्योंकि जहां पर समुद्र का खारा पानी नदियों के मीठे पानी से मिलता है वह क्षेत्र मछली पालन के लिए बहुत उपयोगी होता है। कृषि के लिए काफी उपयुक्त क्षेत्र डेल्टा जो है, क्योंकि उपजाऊ भूमि है। सुंदरवन का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में फैला हुआ है। एस्चुरी की जो नदियां नर्मदा और ताप्ती, डेल्टा के लिए प्रसिद्ध नदियां गंगा, ब्रह्मपुत्र और गोदावरी। नर्मदा और ताप्ती की ध्यान रखना दोस्तों, जब हम प्रायद्वीपीय नदियां पढ़ेंगे तो उसके अंदर वैसे तो जो है मुख्य जो दक्षिणी भारत यानी प्रायद्वीपीय नदियां जो है वह बंगाल की खाड़ी में जाती हैं, लेकिन ये थोड़ी सी अपवाद है, नर्मदा और ताप्ती जो है अरब सागर में जाकर गिरती हैं। तो हमने ये जाना दोस्तों कि एस्चुरी और डेल्टा क्या होता है। एस्चुरी ऐसा क्षेत्र जहां समुद्र का खारा पानी जो है नदियों के मीठे पानी से मिलता है, और डेल्टा क्या है, जो सागर किनारे नदियों के द्वारा लाया गया अवसाद है उससे निर्मित जो त्रिभुजाकार आकृति में बना हुआ कटाफटा उपजाऊ क्षेत्र है वह डेल्टा कहलाता है। अब हम दोस्तों जानते हैं सिंधु नदी के बारे में। आशा करता हूं दोस्तों आपको अभी तक की जो चीज है वो समझ में आई होगी। ठीक है, अगर अच्छी से समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए सिंधु नदी के बारे में जानेंगे। सिंधु नदी को इंडस रिवर भी कहते हैं। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है, खास करके पाकिस्तान के लिए, तो क्योंकि पाकिस्तान की ये बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है सिंधु नदी। तो सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है ये देखते हैं हम। सिंधु नदी का उद्गम होता है दोस्तों मानसरोवर झील। ठीक है, कैलाश पर्वत श्रेणी जो कि तिब्बत के अंदर स्थित है, जैसा कि आप नक्शे में देख रहे हैं, मानसरोवर झील तिब्बत के अंदर स्थित है। कैलाश पर्वत श्रेणी में
वहां पर ग्लेशियर है जिसका नाम है सिंगी खबाब या चेमायुंगडुंग, है ना, दोनों में से कोई एक नाम है। सिंगी खबाब या चेमायुंगडुंग नामक जो है ग्लेशियर है, वहां से ये नदी निकलती है, ठीक है। उसके बाद भारत आती है और भारत के बाद पाकिस्तान जाती है और पाकिस्तान के अंदर जाकर ये नीचे कराची के पूर्व के अंदर अरब सागर में जाकर गिर जाती है। तो 3 देशों से होकर गुजर रही है, ठीक है। कहाँ से? चीन के स्वायत्त क्षेत्र तिब्बत से, मतलब चीन, फिर भारत और फिर पाकिस्तान, ठीक है। 3 देशों से होकर गुजरी है। कहाँ से निकली? मानसरोवर झील से, जो कि कैलाश पर्वत श्रेणी में स्थित है तिब्बत के अंदर। ग्लेशियर कौन सा है? सिंगी खबाब, ठीक है। यहाँ से सिंधु नदी का उद्गम होता है और कहाँ पर जा रही है? अरब सागर में। तो टोटल इसकी जो लंबाई है वो है 2880 किलोमीटर और भारत के अंदर इसकी कुल लंबाई 1114 किलोमीटर है लगभग, ठीक है। टोटल लंबाई 2880 किलोमीटर और भारत में लगभग 1114 किलोमीटर इसकी लंबाई है। भारत में ये कहाँ से प्रवेश करती है? तो भारत के अंदर दोस्तों ये लद्दाख के अंदर दमचोक नामक एक जगह है जहां से ये प्रवेश कर रही है, ठीक है। कौन सी जगह है? दमचोक नामक जगह है यहाँ पर जहां से ये प्रवेश कर रही है लद्दाख के अंदर। उसके बाद लद्दाख की जो राजधानी है, लद्दाख जो कि हमारा केंद्र शासित प्रदेश बना था 31 अक्टूबर 2019 को, उसकी राजधानी लेह, तो दाईं ओर स्थित है इस नदी के, है ना, सिंधु नदी के दाईं ओर लेह शहर जो है स्थित है। उसके बाद इसमें एक सहायक नदी आकर मिलती है इसकी, जास्कर, ठीक है। सिंधु की दोस्तों अभी हमें इसमें जो सहायक नदी है वो भी पढ़ेंगे। उसके बाद इसकी जो प्रमुख सहायक नदी है यानी पंचनद, वो भी हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो जास्कर नदी आकर इसमें मिलती है, जास्कर पर्वत श्रेणी, ठीक है। यहाँ पर जो है जास्कर पर्वत श्रेणी है, यहाँ से जास्कर नदी निकली और बाईं ओर से, है ना, उद्गम से हम बात कर रहे हैं, ठीक है। उद्गम से दाईं ओर तो लेह शहर था, ठीक है, बाईं ओर जास्कर नदी आकर इसमें मिलती है। तो जास्कर किसकी सहायक नदी है? ये है दोस्तों सिंधु की, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ऐसे ध्यान रखते हुए चलना। उसके बाद कराकोरम पर्वत श्रेणी, ऊपर जो कराकोरम पर्वत श्रेणी है, यहाँ पे लद्दाख श्रेणी है और यहाँ पर ये जास्कर श्रेणी है। तो यहाँ से कराकोरम पर्वत श्रेणी से एक नदी आकर मिलती है जिसका नाम है शोक नदी, ठीक है। ये शोक नदी है और ये आकर मिल रही है किसमें? सिंधु नदी के अंदर, ठीक है। किस ओर से? दाईं ओर से आकर मिल रही है। और अगर क्वेश्चन आए कि शोक नदी किन पर्वत श्रेणियों के मध्य बहती है, तो कराकोरम और लद्दाख श्रेणी के मध्य बहने वाली जो नदी है उसका नाम है शोक नदी। और शोक नदी जो है सिंधु की सहायक नदी है। सिंधु का दोस्तों अगर आपको उद्गम ध्यान रखना हो तो देखो यहाँ पर सी से सिंधु और सी से सिंगी, ठीक है, सी दोनों में आ रहा है ना, सिंधु और सिंगी, ऐसे ध्यान रखना। सिंगी खबाब ग्लेशियर से इसका उद्गम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने शोक नदी अभी पढ़ ली है और जास्कर नदी हमने पढ़ ली है, इसकी 2 सहायक नदियां। और पर्वत श्रेणी भी हमने पढ़ी। ऊपर सबसे ऊपर वापस बताता हूँ, कराकोरम है, फिर यहाँ पर ये लद्दाख है और फिर नीचे जास्कर है। शोक नदी जो है कराकोरम और लद्दाख पर्वत श्रेणी के मध्य से बहकर सिंधु नदी में मिलती है। आगे बढ़ते हैं। एक नदी आती है गिलगिट, अभी पीओके से आ रही है, ठीक है, गिलगिट बाल्टिस्तान। पीओके से एक नदी आती है गिलगिट नदी, जो कि इसके दाईं ओर से मिल रही है सिंधु नदी के अंदर। इसके बाद अफगानिस्तान से एक नदी आती है जिसका नाम है काबुल नदी, ठीक है। काबुल नदी अफगानिस्तान से आ रही है और दाईं ओर से मिल रही है। एक और नदी आती है अफगानिस्तान से, गोमल, ठीक है। गोमल नदी भी इसकी सहायक नदी है जो दाईं ओर से आकर मिलती है सिंधु के अंदर। और गोमल की भी 2 सहायक नदियां आप अगर याद करना चाहें तो कर लीजिए, वैसे कोई जरूरी नहीं है। कुंडार और झोप जो नदियां इसकी सहायक नदियां गोमल की, ठीक है। बाकी गोमल ध्यान रख लेना, इसके दाईं ओर से मिलती है सिंधु नदी के अंदर। तो गोमल, काबुल, गिलगिट, शोक, जास्कर इत्यादि जो इसकी सहायक नदियां हैं, किसकी? सिंधु नदी की। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम दोस्तों पढ़ने वाले हैं इसकी जो मेन नदियां, मुख्य सहायक नदियां, ठीक है, वो पढ़ने वाले हैं, जैसे झेलम, चिनाव, रावी, व्यास और सतलज। ये आपको क्रम भी ध्यान रखना है, ठीक है, ऊपर से नीचे की ओर। झेलम, चिनाव, रावी, व्यास, सतलज, ऐसे कंटिन्यूसली बोलो 5-6 बार। झेलम, चिनाव, रावी, व्यास, सतलज, झेलम, चिनाव, रावी, व्यास, सतलज, आपको याद हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमको क्रम से याद होना जरूरी है। ऐसा क्रम से एग्जाम में पूछा जा चुका है। झेलम, चिनाव, रावी, व्यास, सतलज। एक बार आप मैप पर देख लीजिए, फिर अगले मैप के अंदर हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी जगह कम पड़ जाएगी। तो झेलम सबसे पहले ऊपर देखो टॉप पे झेलम आ रही है, फिर यहाँ पर जंग नाम की जगह है ये वाली, ठीक है, ये झेलम नदी है। ये झेलम नदी कहाँ पर मिल रही है? इसके अंदर रेड कलर की जो आ रही है ना, ये तो चिनाब नदी है, ठीक है। तो चिनाब में आकर मिल जाती है झंग नामक जगह के अंदर। फिर चिनाब नदी को देख लेते हैं। चिनाब नदी कहाँ मिल रही है? ये भावलपुर के अंदर सतलज नदी में मिल जाती है। हरी कलर की जो नीचे वो सतलज नदी है। फिर आगे पंचनद का निर्माण करती है। चिनाब के नीचे रावी नदी है, ठीक है, ये रही रावी नदी। और ये भी मिल जाती है झंग नाम की जगह के अंदर, पाकिस्तान में, किसमें? चिनाब के अंदर मिल रही है। फिर इसके नीचे एक नदी है व्यास नदी, रावी के नीचे, ठीक है। व्यास नदी जो है भारत में उद्गम होता है और भारत में ही मिल जाती है, बस ये ध्यान रखना। बाकी जो नदियां झेलम, चिनाब, रावी और सतलज ये पाकिस्तान में जाकर मिलती है, ठीक है। फिर नीचे सतलज नदी है। व्यास जो है सतलज की सहायक है।
ठीक है। फिर सतलज नदी जो आगे भावलपुर के अंदर चिनाब में मिलती है और आगे पंचनद का निर्माण करती है। तो इस प्रकार से है। तो अगली स्लाइड में हम इसको थोड़ा सा अच्छे से डिस्कस करते हैं। चलिए, इससे पहले दोस्तों सिंधु नदी जल समझौता के बारे में जान लीजिए कि हम झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज के बारे में पढ़े, उससे पहले हमें ये सिंधु नदी जल समझौता जानना भी जरूरी है, जो कि 1960 में हुआ था। और इस समझौते के अंदर क्या तय किया गया था भारत और पाकिस्तान के मध्य कि भाई झेलम, चिनाब और सिंधु, ठीक है, ऊपर 3 नदियां जो है सिंधु, झेलम और चिनाब, ये 3 नदियां जो है ना टॉप की, सिंधु, झेलम और चिनाब, इन 3 नदियों के 80% जल का जो उपयोग है वो पाकिस्तान करेगा, बाकी का 20% भारत करेगा। बाकी नीचे की जो 3 नदियां हैं, कौन सी, रावी, ये यहाँ से, ठीक है, रावी, व्यास और सतलज, इन 3 नदियों के 80% का जल जो है उपयोग जो है वो भारत करेगा। नीचे की 3 जो मुख्य नदियां हैं इनका 80% भारत, और ऊपर की जो 3 मुख्य नदियां हैं सिंधु, झेलम और चिनाब, इनका 80% पाकिस्तान उपयोग में लेगा। तो ये इस समझौते के अंदर डिसाइड किया गया था, ये ध्यान रखना। तो चलिए अब हम थोड़ा सा अच्छे से जो झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज है इनको अच्छे से हम पढ़ेंगे। तो सिंधु नदी तो आपको अभी पढ़ी लिया। सिंधु नदी सिंगी खबाब से इसका उद्गम होता है, मानसरोवर झील के अंदर से, और फिर जम्मू कश्मीर के अंदर आती है, लद्दाख के अंदर से आती है, फिर पीओके होते हुए बाद में पाकिस्तान जाती है, और पाकिस्तान से होते हुए कराची के पूर्व के अंदर ये अरब सागर मिल जाती है। कराची शहर है, ठीक, उसके पूर्व में, ये ध्यान रखना, पूर्व दिशा से होते हुए अरब सागर में मिलती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों, चलो, झेलम नदी की। झेलम नदी का जो दोस्तों प्राचीन नाम है वो वितस्ता नदी है, ठीक है। वैदिक ग्रंथों में से वेतस्ता नदी के नाम से भी जाना गया है। क्या नाम है, वितस्ता नदी। तो सारी नदियों के नाम भी मैं प्राचीन नाम है आपको इस वीडियो के अंदर बताता रहूंगा। कहाँ से उद्गम होता है झेलम नदी का उद्गम, तो देखो जैसे झेलम, तो झेल, ठीक है, तो झील से होगा, झील या झरने से इस नदी का उद्गम होगा, ये ध्यान रखना। झील तब कौन सी, तो इस नदी का जो उद्गम होता है वो शेषनाग झील या वेरीनाग झरने से इसका उद्गम होता है, जो कि जम्मू कश्मीर के पीर पंजाल पर्वत श्रेणी के अंदर स्थित है, ठीक है। कहाँ से होता है, वेरीनाग झील या शेषनाग झील, ठीक है, या फिर वेरीनाग झरना, वहां से इस नदी का उद्गम होता है। और ये कहाँ पर है, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी जम्मू कश्मीर के अंदर है, वहां से इस नदी का उद्गम होता है, किसका, झेलम नदी का। फिर आगे जो है जाकर एक झील के अंदर गिरती है और वहां से वापस निकलती है। झील कौन सी है, वुल्लर झील, जो कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, वुल्लर झील। वुल्लर झील के अंदर जाकर ये झेलम नदी गिरती है और श्रीनगर में स्थित है। और श्रीनगर जो शहर है वो झेलम नदी के किनारे स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक इसकी सहायक नदी है वो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, जिसका नाम है किशन गंगा। वो भी इसके दाईं ओर से आकर मिलती है पाकिस्तान के अंदर। और पाकिस्तान में जो है किशन गंगा नदी को नीलम नदी के नाम से जाना जाता है। तो कौन सी नदी को नीलम नदी के नाम से जाना जाता है, किशन गंगा नदी को। और किशन गंगा जो है झेलम की सहायक नदी है। किशन गंगा जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है, जिससे जम्मू कश्मीर को बिजली की आपूर्ति की जाती है। किशन गंगा प्रोजेक्ट के तहत पावर प्लांट है ये, तो थोड़ा सा ये ध्यान रख लेना। उसके बाद यहाँ से ये जब किशन गंगा नदी इसमें मिल जाती है, उसके बाद ये दोस्तों यहाँ पर देखो, ये भारत और पाकिस्तान के मध्य एक सीमा बना रही है, लगभग 170 किलोमीटर की सीमा बनाते हुए ये नीचे आती है। और पाकिस्तान के अंदर एक जगह है जिसका नाम है झंग, ठीक है, वहां पर जाकर ये किस में नदी में मिल रही है, चिनाब नदी के अंदर मिल रही है। ग्रीन कलर की जैसे आपको दिख रही होगी, तो इसमें जाकर ये मिल जाती है। इसकी लंबाई की बात करें तो लगभग 725 किलोमीटर ये नदी लंबी है, ठीक है। आगे बात करते हैं दोस्तों चिनाब की। तो झेलम में क्या क्या पढ़ा हमने, वेरीनाग झरना या झील से इस नदी का उद्गम होता है। कहाँ, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी से, जो कि जम्मू कश्मीर स्थित है। और किशन गंगा इसकी सहायक नदी दाईं ओर से मिलती है। झेलम नदी वुल्लर झील के अंदर गिरती है, श्रीनगर में स्थित है वुल्लर झील। और श्रीनगर जो शहर है जो है वो झेलम नदी के किनारे स्थित है। कुल लंबाई 725 किलोमीटर है और झंग के अंदर जाकर ये चिनाब में मिल जाती है। अब बात करते हैं दोस्तों हम चिनाब नदी की। तो चिनाब नदी का उद्गम बारालाचा दर्रे से होता है, ठीक है। कहाँ से, बारालाचा दर्रे से होता है, लाहौल स्पीति के अंदर, जो कि हिमाचल प्रदेश के अंदर स्थित है। कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश से चिनाब नदी का उद्गम हो रहा है। और हिमाचल प्रदेश में भी कहाँ, लाहौल स्पीति पर्वत श्रेणी का नाम है जास्कर श्रेणी। और दर्रा पूछेंगे तो बारालाचा दर्रा से इसका उद्गम होता है। लेकिन कब होता है ये जरा सा आप देख लीजिए एक बार। इसको चंद्रभागा नदी के नाम से भी जाना जाता है और अस्किनी नाम भी जाना जाता है। ऋग्वेद में इसको अस्किनी कहा गया है और महाभारत में जो इस नदी का नाम चंद्रभागा देखने को मिलता है। तो दो धाराएं हैं नदियों की, दो छोटी छोटी नदियां हैं। ऊपर से जो नदी आ रही है यहाँ से, ये तो है चंद्रा नदी, और नीचे से जो नदी आ रही है वो है भागा नदी। ये दोनों एक
टंडी नामक गांव है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में, वहां आकर मिलती है और वहां से चिनाब का निर्माण होता है, ठीक है, टंडी नामक गांव से, इसलिए इसे चंद्रभागा भी कहा जाता है। तो चंद्र और भागा दो धाराओं के मिलने से चिनाब का निर्माण हो रहा है। चिनाब नदी कहाँ से निकल रही है? हिमाचल प्रदेश में बारालाचा दर्रे से निकल रही है और सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है दोस्तों, ये ध्यान रखना, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदियों में चिनाब का नाम आता है। चलिए, चिनाब नदी जो है आगे जाती है, यहाँ से हिमाचल से निकल गई, उसके बाद कहाँ गई? पंजाब होते हुए पाकिस्तान जा रही है और पाकिस्तान से पहले यहाँ पाकिस्तान में झंग नाम की जो जगह है, यहाँ पर एक नदी आगे मिली थी, मैंने आपको बताया था, झेलम नदी, ठीक है। उसके अलावा झंग में ही रावी नदी भी इसके अंदर आकर मिलती है। फिर उसके बाद ये आगे जाती है और बहावलपुर के अंदर, यहाँ पर बहावलपुर है, पाकिस्तान की एक जगह, शहर है, वहां पर जाकर ये सतलज नदी में मिल रही है, ठीक है। यहाँ से सतलज नदी आ रही है, देख रहे हैं ना आप नक्शे में। तो यहाँ पर सतलज में मिलकर आगे पंच नद का निर्माण करती है। इस नदी की लंबाई की बात करें चिनाब की, तो लगभग 960 किलोमीटर चिनाब नदी की लंबाई है। कितनी है? 960 किलोमीटर चिनाब नदी की लंबाई है। एक इसकी सहायक नदी का नाम भी ध्यान रख लेना थोड़ा सा, मैप में तो नहीं है, तावी या तवी नदी जो है चिनाब की सहायक नदी है। इस पर कुछ प्रोजेक्ट भी बने हुए हैं, वो आप नाम ध्यान रख लेना, जैसे बागलीहार प्रोजेक्ट है, सलाल परियोजना है, दुलहस्ती परियोजना है। जम्मू कश्मीर में तीनों परियोजना कौन कौन सी? बागलीहार, सलाल और दुलहस्ती, ये तीनों परियोजना जम्मू कश्मीर में, किसमें? चिनाब नदी पर स्थित है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चिनाब के वापस से एक बार बता देता हूँ, बारालाचा दर्रे से उसका उद्गम होता है। चंद्र और बागा दो धाराएं हैं, इनके मिलने से चिनाब का निर्माण होता है और झंग के अंदर इसके अंदर दो नदियां आकर मिल रही है, जिसका नाम है, एक का झेलम और एक का नाम है रावी, ठीक है। चिनाब में मिलती है और आगे जाकर चिनाब जो है बहावलपुर में सतलज के अंदर मिल रही है और पंचनद का निर्माण कर रही है। इसकी लंबाई 960 किलोमीटर है। इसका प्राचीन नाम जो है अस्किनी और चंद्रभागा है, ठीक है। पर्वत श्रेणी जो है जास्कर पर्वत श्रेणी से निकल रही है। आगे बढ़ते हैं, रावी नदी, ठीक है। तो चिनाब में ध्यान रखना दोस्तों, लास्ट में बै आता है, चिनाब बै, तो बै से बारालाचा दर्रा ध्यान रख लेना। झेलम में झील तो वेरीनाग झील या शेषनाग झील ध्यान रख लेना। रावी के अंदर देखो, रै से रावी और रै से रोहतांग, रोहतांग दर्रा जो हिमाचल प्रदेश के अंदर स्थित है। रोहतांग दर्रे से रावी नदी का जो है उद्गम होता है। रावी नदी का प्राचीन नाम दोस्तों परूषणी और इरावती है। क्या है? परूषणी और इरावती जो है रावी नदी के प्राचीन नाम है। वैदिक ग्रंथों में जो हमें इसका नाम परूषणी और इरावती मिलता है। किसका? रावी नदी का। रावी नदी कहाँ से निकल रही है? रोहतांग दर्रा, हिमाचल प्रदेश से इस नदी का उद्गम होता है, ठीक है, रावी नदी का। इस पर एक बांध बना हुआ है जम्मू कश्मीर और जो है पंजाब की सीमा पर। जम्मू कश्मीर की एक जगह है बाशोली और पंजाब की एक जगह है पठानकोट। तो जम्मू कश्मीर और पंजाब की सीमा पर एक बांध बनाया गया जिसका नाम है थीन बांध, ठीक है। क्या नाम है? थीन बांध, जिसे रणजीत सागर बांध भी कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? थीन बांध का नाम है रणजीत सागर बांध। कौन सी नदी पर स्थित है? रावी नदी पर स्थित है। जम्मू कश्मीर और पंजाब की सीमा पर बना हुआ है। रावी नदी जो है दोस्तों पीर पंजाल और धौलाधर पर्वत श्रेणियों के मध्य बहती है, ये ध्यान रख लेना। पीर पंजाल और धौलाधर पर्वत श्रेणियों के मध्य जो है बहती है कौन सी? रावी नदी। थीन बांध किस पर बना हुआ है? रावी नदी पर बना हुआ है। थीन बांध को रणजीत सागर बांध भी कहा जाता है। रावी नदी की कुल लंबाई लगभग 720 किलोमीटर, कितनी? 720 किलोमीटर है। हिमाचल प्रदेश से जम्मू कश्मीर जा रही है, जम्मू कश्मीर से फिर पंजाब और पंजाब से होते फिर आगे ये पाकिस्तान के अंदर एक जगह है झंग, वहां पर जाकर किसमें मिल रही है? देखो, ये यहाँ से निकली रावी नदी और पाकिस्तान के अंदर जाकर झंग नाम की जगह के अंदर ये यहाँ पर मिल रही है किसमें? चिनाब नदी के अंदर, ठीक है, जो कि चिनाब जो है सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, व्यास नदी। तो व्यास नदी का जो उद्गम है दोस्तों वो व्यास कुंड से होता है, ध्यान रखना। रावी था तो आर से, रा से रावी और रा से रोहतांग। चिनाब में बै लास्ट आता है, बारालाचा दर्रा, और झेलम में झील है तो ध्यान रख लेना शेषनाग झील या वेरीनाग झरना से उसका उद्गम होता है झेलम का। और व्यास नदी का जो उद्गम है वो व्यास कुंड से होता है और व्यास कुंड जो है रोहतांग दर्रे के अंदर स्थित है। मतलब कुल्लू की पहाड़ियों से इसका उद्गम हो रहा है, इसका व्यास नदी का। रोहतांग दर्रे में कुल्लू की जो पहाड़ियां हैं, कुल्लू मनाली, तो वहां से इस नदी का उद्गम हो रहा है, किसका? व्यास नदी का। और व्यास नदी जो है दोस्तों, बाकी सारी नदी आप देख रहे होंगे पाकिस्तान के अंदर जाकर मिल रही है, लेकिन व्यास नदी जो है भारत में उद्गम हो रहा है और भारत में इसका मिलन हो रहा है। तो व्यास नदी पर एक बांध बना हुआ है हिमाचल प्रदेश में जिसका नाम है पोंग बांध। तो पोंग बांध जो है व्यास नदी पर है, जबकि थीन बांध जो था वो रावी नदी पर था, ठीक है। वुल्लर झील जो थी वो किस पर थी? झेलम नदी पर थी। तो पोंग बांध इस पर बना हुआ है। उसके बाद जो है दोस्तों ये हिमाचल प्रदेश के बाद पंजाब आ रही है और पंजाब के अंदर जो है सतलज नदी में मिल जाती है। कहाँ पर? सतलज नदी के अंदर। और वहां पर एक बांध बनाया गया है जिसका नाम है हरी के बैराज। सतलज और
व्यास के संगम पर हरिके बैराज बना हुआ है पंजाब के अंदर। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों, पहले इसकी लंबाई जान लेते हैं। इसकी व्यास नदी की 470 किलोमीटर लंबी नदी है व्यास नदी। सतलज नदी की हम बात करते हैं। सतलज नदी के अंदर दोस्तों देखो सतलज, तो इसमें तल एक वर्ड आ रहा है, क्या आ रहा है? तल। तो तल वर्ड भी हमको इसके उद्गम में मिलना चाहिए ना। ताल आ रहा है देखो, राक्षस ताल। तो मानसरोवर झील से ही निकलती है सतलज नदी, ठीक है। मानसरोवर झील में कहाँ से? राक्षस ताल नाम की एक जगह है मानसरोवर झील के अंदर। और मानसरोवर झील कहाँ है? कैलाश पर्वत श्रेणी में। कहाँ कैलाश पर्वत श्रेणी कहाँ है? तिब्बत के अंदर है। तिब्बत किसके अंदर आता है? चीन में आता है। तो ये ध्यान रखना, सतलज नदी का जो उद्गम है वो राक्षस ताल नाम की जगह से होता है मानसरोवर झील में, और वहां से नदी जो है निकलती है और भारत के अंदर हिमाचल प्रदेश के अंदर शिपकिल्ला दर्रा से प्रवेश करती है, ठीक है। सतलज नदी कौन से दर्रे से भारत में प्रवेश करती है? शिपकिल्ला दर्रा, जो कि हिमाचल प्रदेश में, वहां से ये प्रवेश करती है। और उस पर एक बांध बना हुआ है, कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। भाखड़ा नागल बांध परियोजना आपने सुनी होगी, तो इस पर ही बने हुए हैं वो दोनों बांध जो है, ठीक है। तो भाखड़ा बांध हिमाचल प्रदेश में बना हुआ है, कौन सी नदी पर? सतलज नदी पर। और थोड़ा सा आगे 10-12 किलोमीटर आगे इससे एक और बांध बना हुआ है, नांगल बांध, ठीक है। भाखड़ा और नागल बांध दोनों सतलज नदी पर हैं। और भाखड़ा बांध के पीछे ही दोस्तों भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील बनी हुई है यहीं पर, इसके पीछे, जिसका नाम है गोविंद सागर जलाशय, ठीक है। तो गोविंद सागर जलाशय जो है वो भी सतलज नदी पर स्थित है, भाखड़ा बांध के पीछे बना हुआ है। भाखड़ा बांध जो हिमाचल प्रदेश में आता है और नागल बांध पंजाब के अंदर आता है। फिर यहाँ से नांगल से आगे जा रही है नदी, और पंजाब के अंदर एक जो है, अभी मैंने आपको बताया, हरिके बैराज बना हुआ है, ठीक है। हरिके बैराज बनाया है कौन सी नदियों के संगम पर? व्यास और सतलज के संगम पर। और इन दोनों के संगम पर ही यहाँ से एक नहर निकाली गई है, जो कि विश्व की सबसे लंबी नहर है, और उस नहर का नाम है इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जो कि लगभग 650 किलोमीटर लंबी नहर है और विश्व की सबसे लंबी नहर है, ठीक है। हरिके बैराज से निकाली गई है, और हरिके बैराज जो है सतलज और व्यास के संगम पर बना हुआ है। तो लगभग 1450 किलोमीटर लंबी ये नदी है सतलज नदी, ठीक है। बहावलपुर के अंदर जाकर ये चिनाब से मिल रही है, कहाँ पर? बहावलपुर के अंदर चिनाब से मिल रही है, और यहाँ से मिलकर ये जो नदी है यहाँ फिर मिलकर पंचनद का निर्माण होता है, क्योंकि 5 नदियां मिल चुकी है, 5 नदियों का जल यहाँ पर आ चुका है। तो यहाँ से बहावलपुर से फिर पंचनद का निर्माण होता है, और ये पंचनद जो है आगे जाकर पाकिस्तान की एक जगह है मीठनकोट, ठीक है, वहां पर जाकर ये सिंधु में मिल जाती है, ठीक है। 5 नदियों निकलने के कारण, पंजाब में 5 नदियों निकलने के कारण ही पंजाब ये क्षेत्र कहलाया था, ठीक है। पंजाब को क्यों कहते हैं? 5 नदियों का संगम होने के कारण पंजाब कहा जाता है ये क्षेत्र। तो मीठनकोट के अंदर पाकिस्तान में मिल गई, और यहाँ से फिर सिंधु नदी जो है आगे जाती है। सिंधु नदी मिलने के बाद सिंधु नदी जो है कराची के पूर्व में अरब सागर में मिल जाती है, ठीक है दोस्तों। तो ये था वीडियो सिंधु नदी के ऊपर। इस वीडियो के अंदर हमने जाना अपवाह तंत्र क्या होता है, ठीक है, और डेल्टा और एस्चुरी में क्या डिफरेंस होता है, सिंधु नदी के बारे में हमने जाना। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताना, कमेंट करके भी बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। काफी मेहनत लगी है वीडियो में, तो अपने हिसाब से एक स्टेप जरूर उठाना कोई ना कोई। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।